इंडिया के अंदर जो मेन दल हैं वो कभी ना कभी यूपीए का भाग रहे हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस का भाग रही थी। और 2004 से लेकर 14 तक जितने भी घोटाले के आरोप लगे हैं वो यूपीए पे लगे हैं। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री यूपीए के बने थे, कांग्रेस के नहीं, यूपीए की सरकार थी, ठीक है। तो जितने भी घोटाले थे वो यूपीए के थे। तो जब भी मीडिया वगैरह में हम बात करते थे तो हम कहते थे कि यूपीए के काल में इतना घोटाला हुआ, यूपीए के काल में इतनी चीज़ें हुई। अब उन्होंने सोचा कि इंडिया नाम दे देने से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वो जो घोटालों का दामन है ना, उसको लोगों की स्मृति से हटा दिया जाएगा। कि भारत की जनता जो है अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो क्या ये इंडिया नाम का अलायंस वो रजिस्टर्ड करवा पाएंगे, वही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इंडिया वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं, ये इंडिया, भारत, ये सारे नाम जो हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे देश का नाम है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी अलायंस को इंडिया नाम दिया जाना चाहिए। हमारे देश के अंदर बहुत भोले भाले लोग हैं और मेरे को लगता है कि इस गठबंधन ने लोगों को पहले दिन से छलना शुरू कर दिया है, पहले दिन से धोखा देना शुरू कर दिया है। मतलब आपकी न्यूज़ की हेडलाइन क्या होगी, कल को नीतीश चचा या जयंत चौधरी इस गठबंधन से बाहर चले जाते हैं तो इंडिया का पहला विकेट गिरा, इंडिया का दूसरा विकेट गिरा, यही बात करेंगे ना आप। जो आप या हम या कोई भी जो जागरूक नागरिक है, बताइए उनके लिए ये बात सही लगेगी? मोदी के अलावा भी जो बड़े लीडर्स थे, जैसे नवीन पटनायक हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, जैसे अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ है, तो इस देश की जनता अब पहले जानना चाहती है कि कौन मेरा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता होगा। तो अभी तक मेरे को लगता है कि एक तो वो जो गठबंधन है अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाया है और आगे भी वो कर नहीं पाएगा। एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छे ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव ना लड़े, मैं चाहूँगा कि कांग्रेस ही 7 सीटों पर चुनाव लड़े। मैं नहीं चाहूँगा कि पंजाब में चुनाव वो ना लड़े, मैं चाहूँगा कि वो पंजाब में ही पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े, ताकि जो ये ग्रैंड ओल्डेस्ट पार्टी है जिसका काडर पूरे देश में है वो जिंदा रहे। लेकिन कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टीज़ जो है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझती है। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो अभी एक क्षेत्र की पार्टी है या नई नई उभर रही हैं, ये अपने आप को उभारने के लिए लोकतंत्र के दमन का रास्ता अपनाती है। ये कह देती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है उत्तर प्रदेश में, ये कह देते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ अगर बोलोगे तो पंजाब से पुलिस आ जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा नेतृत्व रहे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझता हो। आपका नाम? प्रभात रंजन मिश्रा। प्रभात रंजन मिश्रा जी, क्या करते हैं? मैं भी पत्रकार ही हूँ। एनडीए वर्सेस इंडिया आपने जरूर सुना होगा, जो कि पिछले 2 दिन से बड़े ही जोर शोर से जिसका मुद्दा उठाया जा रहा है। विपक्ष ने मोदी जी को रोकने के लिए एनडीए नाम का महागठबंधन का गठन किया है। आपका ओपिनियन है, क्या लगता है बीजेपी सरकार को ये महागठबंधन रोक पाएगा जिसका नाम इंडिया दिया गया, और इंडिया नाम देने से विपक्ष को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? वो इंडिया नाम देने से फ़ायदा क्या होगा? बेसिकली सिंपल ये बात ऐसी है कि ना, भारत के लोग बड़े परसेप्शन वाले होते हैं, बड़ी इमेज वाले होते हैं। जिस भी चीज़ के साथ इंडिया हो, भारत हो, उससे बड़ा प्रेम करते हैं। आपको याद होगा, भारत पे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत पे भले ही एक प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन इंडिया में आज तक लोग उसे क्या समझते हैं कि सरकारी कंपनी है। तो इंडिया नाम दे के पहली चीज़ तो ये है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। दूसरी, जिसके ऊपर बहुत ज़ोर से बात होनी चाहिए, इंडिया के अंदर जो मेन दल हैं वो कभी ना कभी यूपीए का भाग रहे हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस का भाग रही थी। और 2004 से लेकर 14 तक जितने भी घोटाले के आरोप लगे हैं वो यूपीए पे लगे हैं। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री यूपीए के बने थे, कांग्रेस के नहीं, यूपीए की सरकार थी, ठीक है। तो जितने भी घोटाले थे वो यूपीए के थे। तो जब भी मीडिया वगैरह में हम बात करते थे तो हम कहते थे कि यूपीए के काल में इतना घोटाला हुआ, यूपीए के काल में इतनी चीज़ें हुई। अब उन्होंने सोचा कि इंडिया नाम दे देने से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वो जो घोटालों का दामन है ना, उसको लोगों की स्मृति से हटा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत की जनता जो है अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो क्या ये इंडिया नाम का अलायंस वो रजिस्टर्ड करवा पाएंगे, वही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इंडिया वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं, ये इंडिया, भारत, ये सारे नाम जो हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे देश का नाम है।
तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी अलायंस को इंडिया नाम दिया जाना चाहिए। सर मेरा भारत सरकार का ही होना चाहिए। सर इसी रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, अगर कल को महागठबंधन हार जाता है तो क्या ये सुनने में नहीं आएगा कि इंडिया की हार? मैंने यही बोला ना, परसेप्शन यही है कि परसेप्शन ये लोगों के मन में बता दो कि इंडिया वर्सेस ऑल, ठीक है। जबकि ये जो इंडिया है वो इंडिया नहीं है जिसको हम इंडिया समझते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत भोले भाले लोग हैं और मेरे को लगता है कि इस गठबंधन ने लोगों को पहले दिन से छलना शुरू कर दिया है, पहले दिन से धोखा देना शुरू कर दिया है। मतलब आपकी न्यूज़ की हेडलाइन क्या होगी? कल को नीतीश चचा या जयंत चौधरी इस गठबंधन से बाहर चले जाते हैं तो इंडिया का पहला विकेट गिरा, इंडिया का दूसरा विकेट गिरा, यही बात करेंगे ना आप? जो आप या हम या कोई भी जो जागरूक नागरिक है, बताइए उनके लिए ये बात सही लगेगी? हाँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक तरफ से ये भी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वैसे आपको क्या लगता है इंडिया नाम रखने से बेनिफिट कितना मिल सकता है उन्हें? कुछ बेनिफिट नहीं मिलना। देखिए बेसिकली बात क्या है, एक बेनिफिट परसेप्शन का है, वो परसेप्शन आपको ग्राउंड पे बनाना पड़ता है। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल इतनी बार बोला गया कि 2014 आते आते आपने ये कहा कि हमें देश के सभी राज्य गुजरात जैसे चाहिए। इसी तरीके से आज के टाइम में यूपी मॉडल, यूपी मॉडल, यूपी मॉडल इतना ज़्यादा बोला गया है कि अब आप हर राज्य कहता है कि हमें यूपी मॉडल चाहिए। तो आप परसेप्शन क्या बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि इंडिया का जो लास्ट 2 इलेक्शन हुए हैं, 1 दशक के अंदर जितने चुनाव हुए हैं, वहाँ पे जनता ने क्लियर मैंडेट दिए हैं। अरविंद केजरीवाल बनाम हूँ, तो लोगों ने बाकायदा पूछा है। सिर्फ मोदी की बात नहीं है, मोदी के अलावा भी जो बड़े लीडर्स थे, जैसे नवीन पटनायक हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, जैसे अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ है, तो इस देश की जनता अब पहले जानना चाहती है कि कौन मेरा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता होगा। तो अभी तक मेरे को लगता है कि एक तो वो जो गठबंधन है अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाया है और आगे भी वो कर नहीं पाएगा, इसकी पूर्ण संभावना है। क्योंकि आप ये समझिए ना, 26 दल हैं, 26 में से 2 दल है या नहीं है उसका नहीं पता आपको। शिवसेना उद्धव जो है उसमें सिर्फ परिवार रह गया है, एनसीपी में सिर्फ सुप्रिया सूले और शरद पवार रह गए, बच गए 24 दल। 24 में से 4 हटा दीजिए। कौन से 4? कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी, जिसमें डीएमके के साथ तो कांग्रेस की थोड़ी ठीक ठाक बन रही है, टीएमसी के साथ तो बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही। इन तीनों दलों को अगर आप हटा दें तो एक नीतीश कुमार ही हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ही है जो भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी। इन चारों के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 10 से ज़्यादा है, बाकी किसी की 10 भी नहीं है। 3 ऐसी पार्टीज़ हैं इसके अंदर जिनके 3 सांसद हैं, 3 ऐसी पार्टी हैं जिनके सिर्फ 1 सांसद हैं, 10 ऐसी पार्टी है जिनके 1 भी सांसद नहीं है। तो ये कितने मजबूत हैं ये तो आपको पता ही चल गया। इनकी मजबूती कुछ है ही नहीं। देखो कई लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में कैटलिस्ट की बहुत आवश्यकता होती है, 100% आवश्यकता होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, चलिए पोल की बात करते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें। आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। आप आम आदमी और कांग्रेस को मिले हुए जो वोट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 6 लाख तक का अंतर है हार का। तो इतना बड़ा अंतर क्या अलायंस से हटेगा? और सिंपल सी बात यह कि मान लीजिए आपने 2024 गठबंधन कर भी लिया, जनता आपसे तुरंत पूछेगी ना कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, क्या उसमें भी कांग्रेस और आप अलायंस करेगी? और तब क्या आम आदमी पार्टी 1 सीट भी देना पसंद करेगी कांग्रेस को? आज अगर कांग्रेस 2 सीटें देती है तो क्या उस टाइम में 1 भी सीट देगी? 6 सीटें थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पे थी। एकमात्र जयप्रकाश जेपी अग्रवाल साहब हैं, वो अपनी लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभाओं में लीड पे थे, उसके अलावा कोई लीड में भी नहीं था भाजपा से। तो कांग्रेस के या भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अन्य जगहों पे भी सीटों का बंटवारा कैसे होगा? और एक बार आपने लोकसभा को लेकर सीटों का बंटवारा कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि विधानसभा में आप साथ रहेंगे? तो जनता को पता है कि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि हाँ जी अभी कोई सशक्त चेहरा नहीं है विपक्ष का, तो हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत होना चाहता है। और मैं नहीं चाहता कि, देखिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छे अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव ना लड़े, मैं चाहूँगा कि कांग्रेस ही 7 सीटों पर चुनाव लड़े। मैं नहीं चाहूँगा कि पंजाब में चुनाव वो ना लड़े, मैं चाहूँगा कि वो पंजाब में ही पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े, ताकि जो ये ग्रैंड ओल्डेस्ट पार्टी है जिसका काडर पूरे देश में है वो जिंदा रहे। जो कुछ लोग हैं, देखिए, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो भाजपा हो
चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस से आपके मतभेद हो सकते हैं, भाजपा से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टीज़ जो है ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझती है। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो अभी एक क्षेत्र की पार्टी है या नई नई उभर रही हैं, ये अपने आप को उभारने के लिए लोकतंत्र के दमन का रास्ता अपनाती है। ये कह देती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है उत्तर प्रदेश में, ये कह देते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ अगर बोलोगे तो पंजाब से पुलिस आ जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा नेतृत्व रहे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझता हो। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी अपने बच्चों की कसम खा करके कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, दूसरी तरफ वो शरद पवार और अन्य दलों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आज उन्हीं दल के साथ बैठ कर के वो सच्चाई और सच के रास्ते पर और कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं और विपक्ष को, बीजेपी को रोकने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। क्या केजरीवाल की जो छवि जिस तरह से पहले थी वो आज भी बरकरार है? छवि तो उन्होंने अपनी बहुत पहले तोड़ ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या वो शीला दीक्षित के आगे पीछे नहीं घूम रहे थे? अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो। कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। कांग्रेस का बिल्कुल सही फैसला था, वो बिल्कुल सही फैसला था। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में 2 जगहों पे जीत गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव किस तरीके से क्रैक करना है उसे नहीं पता। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी है ना उनका, पंजाब से ही, जालंधर से, वो भी एक्स कांग्रेस का बंदा है, कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, उनको तोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया और तब जाके भगवंत मान जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीतते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लोकसभा चुनाव भी हार गए, वो लोकसभा सीट भी हार गए। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी डज नॉट नो कि हाउ टू फाइट लोकसभा इलेक्शन, ये बहुत क्लियर कट है। और देखिए, सुनिए, आपका जो सवाल था उस पर आ जाऊँ मैं। अरविंद केजरीवाल ने इस राजनीति में जो है ना, जो न्यूनतम स्तर जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं पॉलिटिकली, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो बोला उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। आपको, हमको, इनको एक केस स्टडी करनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो एक आंदोलन की पार्टी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आंदोलनकारियों को, जनता को ठगा है। सिंपल सी बात यह है। और वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर जो है ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता रह जाए कि उनको भाजपा से अलायंस करना पड़ जाए, तो वो भाजपा की गोदी में भी जाके बैठ जाएंगे। उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसका इंडियन पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस का एक पॉलिटिकल स्टैंड है, हर पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टैंड है, भाजपा का एक पॉलिटिकल स्टैंड है। भाजपा में ओम प्रकाश राजभर अभी आए, उनकी पार्टी से मुख्तार अंसारी का बच्चा, लड़का अब्बास अंसारी चुनाव लड़ा था। मुख्तार अंसारी के बेटे को ओम प्रकाश राजभर ने निकाल दिया, कह दिया कि ये समाजवादी थे, अखिलेश के कहने पे हमने टिकट दिया था। सोचिए, जो राजभर समाजवादी के साथ थे वो अब्बास अंसारी को अपने साथ रख सकते थे, लेकिन भाजपा में आते ही उन्होंने कहा कि आउट। ये होता है आपका पॉलिटिकल स्टैंड। भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। नीतीश कुमार को कितना? नीतीश कुमार, मैं यही कहूँगा ना, नीतीश कुमार का भी कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। कम से कम एक चीज़ है, देखिए, नीतीश कुमार ने कुछ भी किया हो, फिर मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार भले ही पलटते रहे हों या आप उनको पलटू राम कहें एंड ऑल, लेकिन जो उनकी अपनी समाजवाद की बात है, चाहे वो फर्जी छद्म समाजवाद हो, फर्जी समाजवाद हो, आखिरकार वो उस पर कायम रहे ना। मैं कह रहा हूँ, जिस अडानी अंबानी को आज अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हैं ना, कल को पॉलिटिकल फंड्स के लिए अरविंद केजरीवाल उनके आगे झुक जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिसको गाली दे रहे हो, वो उनके साथ भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ही इज़ द मैन हु डज़ नॉट हैव एनी पॉलिटिकल स्टैंड। थैंक यू सर।